हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। आज हम डिस्कस करेंगे IAS 34। किसका है ये? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किस टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं हम, किस कोर्स के अकॉर्डिंग? ACCA SBR पर्टिकुलरली इसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपने देखा होगा कि कंपनीज जो है ना, बीच बीच में साल के अंदर अपने अकाउंट्स बनाती रहती है। ठीक है। आप जब न्यूज़पेपर्स देखते हैं, अगर आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी कभी कभार इस तरह की न्यूज़ आती है जिसमें कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। ठीक है। क्वार्टरली वो पब्लिश करते रहते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। या फिर आपने कभी शेयर मार्केट अगर आप फॉलो करते हो तो शेयर मार्केट में देखा होगा आपने कि आज TCS कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं, या आज मारुति कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। इस तरीके से रिलायंस के, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिजल्ट आ रहे हैं। इस तरीके से कभी कभार आपने न्यूज़ देखी होगी, और ये हर 3 महीने में आता रहता है न्यूज़। और उसी के हिसाब से शेयर मार्केट के अंदर जो दाम है शेयर के, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं प्राइसेस। तो ये जो 3 महीने में जो अकाउंट्स बनाती है कंपनी, रिजल्ट निकाल रही है, मतलब क्या कि 3 महीने में प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स के फिगर बता रही है, कैश फ्लो की बातें कर रही है। ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम मतलब बीच में। तो क्या सर ये स्टैंडर्ड हमें ये बोलता है कि कंपनी को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है? नहीं। ये स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है तो उसको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, ये स्टैंडर्ड कभी भी नहीं बोलता कि कंपनीज को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। तो सर ये कौन बोलता है कि कंपनीज को इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है? ये उस कंट्री के लोकल लॉज बोलते हैं। ठीक है। जैसे जिस कंट्री के अंदर आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उस कंट्री के लोकल लॉज बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि सेबी सेबी के कुछ लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है सेबी का, अगर आपको पता हो तो उसके अंदर क्लॉज 33 है। तो वो बोलता है कि कंपनीज को हर 3 महीने में, लिस्टेड कंपनी को हर 3 महीने में अपने अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है, उसको पब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि इन्वेस्टर्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलते रहे और इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेते रहे। ठीक है। इसलिए आप देखना कभी भी कि हर 3 महीने के अंदर शेयर मार्केट के अंदर जो दाम है वो ऊपर नीचे होते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी होती है जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें क्या बोलता है कि जब भी कोई कंपनी अगर इंटरिम बेसिस पे रिपोर्टिंग करती है तो हम उसको बताएंगे कि ये रिपोर्टिंग कैसी करनी चाहिए। तो समझ में आना चाहिए आपको कि ये स्टैंडर्ड ऐसे नहीं बोल रहा कि कंपनीज को इंटरिम बेसिस पर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, वो तो उस कंट्री का लोकल लॉज बोलते हैं। ठीक है। जैसे यूएस में है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन होता है, जैसे इंडिया में सेबी होता है, वैसे यूएस में SEC होता है। तो SEC के लिस्टिंग रूल्स होंगे, वो बोलते होंगे कि कंपनीज को इंटरिम बेसिस पर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, अब जब कोई भी कंपनी अगर इंटरिम बेसिस पर रिपोर्टिंग करेगी तो वो क्या फॉलो करेगी? IAS 34 फॉलो करेगी। क्लियर क्या? ये स्टैंडर्ड बहुत ही छोटा है, हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ज़्यादा से आधे घंटे के अंदर ही स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, 30 मिनट्स प्लस। इसके ACCA में मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी साल हो गए, तो कोई आता भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन ले देके। तो इसमें से सर पूछने के चांसेस क्या हैं? देखो, ये स्टैंडर्ड सिंपल ये बोलता है कि कंपनी अगर इंटरिम बेसिस पे अकाउंट्स बनाती है तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है फिर? इस स्टैंडर्ड में क्या लिखा है? ये स्टैंडर्ड बोलता है या तो आप कंप्लीट अकाउंट्स बना लो या फिर कंडेंस्ड अकाउंट्स बना लो। ये थोड़ा समझ लेना है ना। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? या तो कंपनीज अगर इंटरिम रिपोर्टिंग कर रही है तो कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट्स बना लेगी, या फिर
कंप्लीट मतलब डिटेल में, ठीक है। या फिर कंडेंस, कंडेंस मतलब क्या होता है, छोटा, शॉर्ट में बना लेगी। तो सर कंप्लीट मतलब क्या है, कंप्लीट मतलब कि जैसे कंप्लीट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब, ठीक है, सो की, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो कंडेंस में क्या सर केवल बैलेंस शीट बनाएगी, P&L वगैरह कुछ छोड़ देगी, मतलब 5 में से केवल एक चीज बना सकती है, 2 चीज बना सकती है, ऐसा नहीं, बनाना सब कुछ ही पड़ेगा, बनाना सब कुछ ही पड़ेगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड बोलता है कि कंपनीज के पास चॉइस है, या तो डिटेल में अकाउंट्स बना लो, क्यों, क्योंकि आप इंटरम बेसिस पे बना रहे हो ना, हर 3 महीने के अंदर बना रहे हो, तो डिटेल में बना लो, डिटेल में बना लो, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और जो IAS है 1 को फॉलो करो, ठीक है, और उसके हिसाब से आप अकाउंट्स बनाओ जो नॉर्मली अपन बनाते हैं, बैलेंस शीट, P&L, सोकी वगैरह, बहुत डिटेल में अच्छे से बनाओ, मतलब सारे शेड्यूल, एनेक्चर वगैरह सब चीज़ें दो। कंडेंस अकाउंट्स में ये सब चीज़ें बनेगी, ठीक है। बट ये स्टैंडर्ड बोलता है कि इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ईच आइटम को, जैसे बैलेंस शीट के अंदर PPE लिख दिया आपने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और PPE का फिगर लिखा है सपोज करो 10 करोड़ का, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट बनाते, डिटेल में बनाते, तो आप क्या करते, चलो बैलेंस शीट में तो PPE 10 करोड़ के दिखा दो, लेकिन फिर शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। फिर आप क्या करते, जैसे मान लो कंप्लीट के अंदर, डिटेल के अंदर अपन जाएं, तो बैलेंस शीट के अंदर 10 करोड़ का PPE दिखा दिया, फिर आप इसके नीचे क्या बनाओगे, इसके शेड्यूल बनाओगे, ये PPE में क्या क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ऐसे करके पूरा दिखाओगे, है ना, पूरा डिटेल में बनाते हो एक एक चीज़ को, और उसमें भी नोट्स लिखोगे कि बिल्डिंग के अंदर WIP कितनी है, कंप्लीटेड कितनी है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें लिखोगे। बट अगर आप कंडेंस बेसिस पे बनाते हो तो इतना सारा सब कुछ डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, बस जैसे आपने PPE लिख दिया 10 करोड़, बस बहुत है, इसके आगे आपको एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। ऐसे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख दिया आपने, मान लो 5 करोड़, अब आपको इसको डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है। ये होता है क्या, कंडेंस, मतलब बनाना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस शीट, P&L, शो की, CFS और एंड नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें से केवल 1-2 चीज़ें बनाओगे, बनाना सब कुछ है, बट आपको इन सबको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम बच जाएगा, क्यों, क्योंकि आप हर 3 महीने में अकाउंट्स बना रहे हो। वैसे सर इंटरिम जो है वर्ड जो होता है, क्या इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब इंटरिम मतलब 3 महीने ही होगा, नहीं, ये स्टैंडर्ड कोई टाइम पीरियड नहीं बताता, ये स्टैंडर्ड सिंपल ये बोलता है कि लेस, अगर आप 12 महीने से कभी भी कम अकाउंट्स बनाते हो, लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, तो वो इंटरिम होता है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, कंपनीज आप देखते हो कि 3-3 महीने में अकाउंट्स बनाती है, ठीक है। हाँ, अगर कोई कंपनी बोले हम 6 मंथ्स में अकाउंट्स बनाते हैं, हर 6 महीने के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, कोई लोकल लॉज है उनके, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो 6 मंथ्स में भी अगर कोई कंपनी अकाउंट्स बना रही है तो क्या उसको इंटरिम अकाउंट्स बोलेंगे, यस। क्या बताया मैंने कि टाइम पीरियड कोई स्टैंडर्ड ये देता नहीं है, ये स्टैंडर्ड सिंपल बोलता है 12 महीने से कभी भी कम आप अकाउंट्स बनाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरिम अकाउंट्स बोलते हैं, क्या इंटरिम रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको। और ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर, और ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फॉलो कर रहे हो, आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हो, लाइक डेप्रिसिएशन की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ग्रांट की क्या पॉलिसी है, कि आप उसको माइनस कर रहे हो असेट की कॉस्ट में या डेफर कर रहे हो, तो जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उन सबको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल क्या कह सकते हो कि जो हम ईयरली बेसिस पे पॉलिसी फॉलो करते हैं वही हमारी सेम क्वार्टरली बेसिस पे रहेगी, समझ रहे हो। मतलब आपने जब पिछले साल अकाउंट्स बनाए थे, जो मेन अकाउंट्स बनाए थे पूरे 12 मंथ के, तो उस केस में जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी वहाँ पे जो मेंशन करी थी, जो अपनी एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें जो मेंशन करी थी, वो सिंपल आप केवल इतना सा मेंशन कर सकते हो अपने इंटरिम रिपोर्ट में कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो हमारी एनुअल रिपोर्ट देख सकता है, इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे सकते हो आप सिंपल।
मतलब आपको वापस से सारी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब अकाउंटिंग पॉलिसी लिखने की बात आती है तो आपको लगता होगा कि बहुत छोटी सी अकाउंटिंग पॉलिसी होती होगी, 4-5 लाइन में एनुअल रिपोर्ट में ख़त्म हो जाता होगा। नहीं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट देखिए एक बार, ठीक है। आपको कम से कम 5 या 6 पेज मिनिमम आपको केवल अकाउंटिंग पॉलिसी से भरे हुए मिलेंगे, इतने पेजेस, ठीक है। इतना इतना बड़ा अकाउंटिंग, इतना डिटेल में देते हैं वो लोग अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपसे क्या करवा रहे हैं काम, कंडेंस बेसिस पे करवा रहे हैं। तो इसलिए क्या बोल रहा है ये स्टैंडर्ड कि आप क्या करो, अकाउंटिंग पॉलिसी का केवल रेफर करके छोड़ दो कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है जो हमने मेन अकाउंट्स में बना रखी है, जो हम ईयरली अकाउंट्स में बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट में बनाते हैं, ठीक है। वो अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी सेम है। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। क्लियर क्या? तो ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि कंप्लीट भी आप बना सकते हो, सब कुछ आप पूरे एनुअल की तरह बना सकते हो, मतलब इंटरम रिपोर्ट्स भी पूरी की पूरी। तब तो आप हर चीज़ को पूरा डिटेल में लिखोगे ना, फिर तो आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो भी लिखनी चाहिए सारी की सारी, अगर आप कंप्लीट फॉलो करते हो तो। लेकिन कंप्लीट कोई फॉलो नहीं करता इंटरम के अंदर। इंटरम के अंदर लोग क्या फॉलो करते हैं, कंडेंस बेसिस पे करते हैं। तो कंडेंस बेसिस पे बनाना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट क्या करना है उनको, उनका डिटेल में शेड्यूल नहीं बनाना एक एक आइटम का, ठीक है। एक एक आइटम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ताकि आपका टाइम बच जाए, एनर्जी बच जाए वहाँ पे। और साथ में आप अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए सिंपल मेंशन कर सकते हो कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है, ठीक है। और इंटरम, जब भी आप इंटरम अकाउंट्स बनाते हो तो आप वैसे भी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी सेम रखते हो, चेंज नहीं करते अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी। ये स्टैंडर्ड भी बोलता है ये बात। क्लियर क्या? अच्छा, तो इस स्टैंडर्ड को देख लेते हैं थोड़ा। कापलान में तो 1-2 पेजेस ही हैं केवल इसके लिए देखे। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। ये स्टैंडर्ड देखो टाइम पीरियड नहीं बता रहा कि 3 मंथ्स के अंदर इंटरिम रिपोर्ट बन रही है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। एंटिटी में भी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडर द लोकल लॉ और लिस्टिंग रेगुलेशंस, है ना। जैसे मैंने बताया इंडिया के अंदर सेबी है, तो सेबी के कुछ लिस्टिंग रूल्स हैं, तो उसका क्लॉज 33 अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ये लिखा है कि कंपनीज को 3 मंथ्स के अंदर अपने इंटरम रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत है। IAS 34 डज नॉट रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरम रिपोर्ट्स। क्या बोल रहा है ये कि IAS 34 में ये नहीं लिखा कि इंटरम रिपोर्ट्स बनानी है, बट सेट आउट द प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड इफ दे आर प्रिपेयर्ड एंड स्पेसिफाई देयर मिनिमम कंटेंट। क्या बोल रहा है कि मिनिमम कंटेंट बताता है। मिनिमम कंटेंट मतलब क्या कि कंडेंस बेसिस पे आप बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर आप कंडेंस नहीं बनाना चाहते, डिटेल बनाना चाहते हो, तब तो ये स्टैंडर्ड आपके कोई काम का नहीं है। तब आप IAS 1 फॉलो करो, ठीक है, और उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाओ। और अगर आप कंडेंस बनाना चाहते हो तो आप ये IAS 34 में आओ, और हम आपको क्या बताएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे कि क्या क्या आपको बनाना चाहिए, क्या क्या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। देखो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मोर यूजफुल टू प्राइमरी यूजर्स ग्रुप इफ इट इज पब्लिश्ड ऑन अ टाइमली बेसिस। नॉर्मल बात कर रहा है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस, पोजीशन एंड कैश फ्लो ऑफ एन एंटिटी फॉर अ पीरियड अप टू द डेट। सिंपल बात कर रहा है कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन कंपनीज को, वो इन्वेस्टर्स को। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यूजर रिएक्ट मोर क्विकली टू पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे बैंक्स है, बैंक्स ने लोन दे रखा है, ठीक है, तो बैंक्स अगर लोन देती है किसी भी एंटिटी को, तो एंटिटी अगर रेगुलर बेसिस पे अगर अपने अकाउंट्स बनाती रहेगी तो उससे बैंक्स को भी पता रहेगा भाई पिक्चर सही में क्या चल रही है, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर्स को पता रहेगा। तो ये नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरिम रिपोर्ट्स। अब देखो है ना, इसमें अब ये बता रखा है कि आप कंपैरेटिव्स कैसे बनाओगे। कंपैरेटिव्स मतलब कैसे, जैसे मान लो आप एक चीज समझो, अभी ईयर खत्म हुआ 2020-21, ठीक है, फिर चालू होता है 21-22। 21-22 समझ गए ना, ये 1 अप्रैल 2020 से बात कर रहा हूं मैं।
और 31 मार्च 21 तक, और 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक। चलिए अब ये आ गया 31 मार्च 21, ये ईयर एंड हो गया यहाँ पे। क्लियर? ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। इस तरीके से Q3 Q4 है ना। लेकिन अभी हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो Q2 के बना रहे हैं, ठीक है। Q2 कब होता है बताओ? ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 30 सितंबर 2021 को क्वार्टर खत्म होगा सेकंड। अब कंपैरेटिव्स बनाना है, आप ये एक क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हो इधर से इधर तक के, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे सेकंड क्वार्टर के अकाउंट्स बना रहे हो, तो आप कैसे कंपैरेटिव दोगे? ध्यान सुनना, आप क्या कह रहे हैं, देखो। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड इंक्लूड एज मिनिमम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या होना चाहिए? इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता है ना। बस ये स्टैंडर्ड इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि अपन को एग्जाम में ऐसा ना लगे कि अपन ने कुछ छोड़ा है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से हम पूरी चीज करके जाएं तो एग्जाम में हमें डर नहीं रहेगा। कुछ उल्टा सीधा भी आ जाएगा तो आप ये बोलोगे मन के अंदर कि यार मैंने छोड़ा तो कुछ भी नहीं था, तो आया है तो अलग ही चीज आई है बिल्कुल, है ना। अगर कुछ भी छोड़ के जाते हैं तो आपको लगता है कि लगेगा कि यार इसी में से जो छोड़ा था ना वो उसी में से आ गया। तो कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान सुनना, देखो क्या बोल रहा है। कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड। तो एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड मतलब मान लो आप 30 सितंबर 2021 की बैलेंस शीट बना रहे हो, ये आपका करंट पीरियड है। अब आपको कंपैरेटिव्स देना है, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि कंपैरेटिव देना है तो इसी क्वार्टर की, ऐसे ही क्वार्टर जो पिछले साल होगा, ठीक है, Q1 से Q2 इस सेम इसी पीरियड की बैलेंस शीट दे दें। नहीं, ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है देखो बैलेंस शीट के लिए, ये बोल रहा है करंट आपको तो देना ही है, वो तो आप दे ही रहे हो। अब कंपैरेटिव क्या दोगे? विद अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप अगर बैलेंस शीट बनाते हो 30 सितंबर 2021 की, जो 3 महीने ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में आप बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट देनी है वो पूरे साल की देनी है। समझ रहे हो? पूरे साल की कब तक? 31 मार्च 2021 तक, मतलब इस पीरियड की और इधर की एक तरीके से, है ना। ये देखो यहां से यहां तक ये बैलेंस शीट ऐसे देनी है। पढ़ो, देखो क्या लिखा है। कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड, ये तो 3 महीना हो गया, विद द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब आपके हो सकता है कि ना यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पे तो हमने 3 महीने की बैलेंस शीट दी और यहाँ पे हम 12 महीने की बैलेंस शीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन ही गलत हो गया। तो देखो ऐसी बातें मत करो, आप प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हो, है ना, बिल्कुल हाईएस्ट। आपको पता है बैलेंस शीट जो होती है वो किसी पीरियड की नहीं होती है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है। याद है या नहीं है? ये चीज मुझे थोड़े आपको बतानी पड़ेगी कि बैलेंस शीट जो होती है एट पर्टिकुलर डेट होती है, ठीक है। तभी तो हम उस पर लिखते हैं कि एज एट, बचपन में आप लिखते थे एज ऑन। कभी बैलेंस शीट में हम फॉर द पीरियड करके थोड़े लिखते हैं, नहीं लिखते ना। तो बैलेंस शीट हमेशा एक दिन की होती है। तो अगर 30 सितंबर 2021 बना रहे हैं हम, है ना, और यहाँ पे अगर 31 मार्च 2021 लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप कह सकते हो कि सर लॉजिक क्या है, हमें तो केवल 3 महीने इसी पीरियड की देनी चाहिए थी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो है 30 सितंबर 2020 इसकी बैलेंस शीट दिलवा देता ये, तो ये इन्होंने कुछ सोच के किया होगा। अब हम उसके जो आईएएस बनाने वाला है उसके बिल्कुल माइंड में जाके नहीं सोच सकते कि उसने क्या सोचा होगा उस टाइम पे, ठीक है। हमें ये पीरियड याद रखना चाहिए, बस सिंपल बात ये है। क्लियर क्या? तो बैलेंस शीट आपको कितनी देनी है इस तरीके से? 2, एक तो करंट इंटरिम पीरियड की, ठीक है, और एक पूरा का पूरा पिछला साल जो है उसकी बैलेंस शीट देनी है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, ठीक है, ये तो पूरा एक ही चीज हो गया।
फॉर द करंट इंटरिम पीरियड। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूं और मैं अब किसकी बात करता हूं, बैलेंस शीट की नहीं, सॉरी, पी&एल की बात करता हूं ना। अब पी&एल आपको बनाना है करंट इंटरिम पीरियड का, तो पी&एल तो आप सिंपल बोल सकते हो कि 3 महीने का होता है, तो पी&एल मैं बना रहा हूं फॉर 3 मंथ्स। एक तो पी&एल ये हो गया, क्लियर। ये क्वार्टर सेकंड का पी&एल हो गया, यहां से यहां तक का, क्लियर, 1 जुलाई से 30 सितंबर का। आगे क्या बोल रहा है, एंड ध्यान सुनना, क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट। क्या बोला इसने, क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट। इसका क्या मतलब है, मतलब यहां से चालू करके यहां तक का मुझे एक सेकंड पी&एल देना पड़ेगा। ठीक है, जो कितने मंथ का होगा, एक तरीके से करीबन 6 महीने का। ठीक है, ईयर टू डेट लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, ईयर टू डेट, मतलब ईयर जब से चालू हुआ तब से आज तक की डेट का 6 मंथ्स का एक ये वाला पी&एल हो गया। क्लियर, यहां से यहां तक का। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बात, ये तो एक हो गया, दूसरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल द एंटिटी रिपोर्ट क्वार्टरली with the comparatives for the interim period current and year to date of the preceding financial year। अब ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब आपको पी&एल बनाना पड़ेगा एक तो 3 महीने का और पिछले साल का। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, ये कंपैरेटिव के लिए काम में आएगा। और चौथा पी&एल बनाना पड़ेगा आपको ईयर स्टार्ट हुआ जब से और कहां तक का, यहां तक के पीरियड का। मतलब कितने पी&एल बनाने पड़ेंगे टोटल, 4। वापस से पढ़ो, देखो, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द करंट इंटरिम पीरियड। करंट इंटरिम पीरियड क्या हो गया, क्वार्टर 1 खत्म हुआ तब से, मतलब क्वार्टर 1 खत्म हुआ, मतलब क्वार्टर 2 स्टार्ट हुआ तब से, लेकिन क्वार्टर एंड, सेकंड के एंड तक, यहां तक। तो एक तो ये हो गया पी&एल हमें बनाना पड़ेगा, ये तो मेन पी&एल हमारा 3 मंथ्स का। सेकंड क्या बोला इसने, फिर क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट। करंट फाइनेंशियल ईयर का क्यूमुलेटिवली पी&एल बनाना है टू द डेट, आज तक की डेट का, मतलब यहां से ईयर जब से हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, इधर से लेकर इधर तक का हम एक और पी&एल बना देंगे। 2 पी&एल हो गए। आगे क्या बोल रहा है, विद कंपैरेटिव्स फॉर द इंटरिम पीरियड करंट एंड ईयर टू डेट। करंट इंटरिम पीरियड का कंपैरेटिव देना है, तो करंट इंटरिम पीरियड का कंपैरेटिव क्या होगा, इसी पीरियड में पिछले साल में ये वाला टाइम था, एक तो यहां तक का और एक ईयर टू डेट तक का। तो कितने पी&एल बना लिए हमने, 4 पी&एल बना लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 3 महीने और ये 3 महीने ये कंपेरेबल है, और ये स्टार्टिंग के 6 मंथ्स पिछले साल के और इस साल के 6 मंथ्स ये आपस में कंपेरेबल है। क्लियर क्या, अच्छी चीज है। थर्ड पॉइंट क्या है, कंडेंस स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, मतलब सोकी। दिस स्टेटमेंट शुड शो चेंजेस इन इक्विटी क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट ईयर विद द कंपैरेटिव्स फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जब आप सोकी बना रहे हो, ध्यान सुनना, क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट ईयर। इसका क्या मतलब है, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मुझे सोकी कब तक का बनाना पड़ेगा, यहां से यहां तक का एक साथ ही। ठीक है, और इसी सेम पिछले साल के पीरियड में चले जाओ, यहां से यहां तक का, ये सोकी हो गया। और जैसे सोकी है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कैश फ्लो है। देखो, कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट, मतलब करंट वाले 6 महीने, विद द कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू द सेम डेट इन द प्रीवियस ईयर। तो कैश फ्लो बन गया ऐसा। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स कैसे देने, सेलेक्टेड। देखो ध्यान से सुनना, ये क्या बोल रहा है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड इंक्लूड एज मिनिमम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने हैं आपको, बहुत डिटेल में नहीं देना एक्सप्लेनेटरी नोट्स। और बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस तो आपको देनी ही पड़ेगी ऑन द फेस ऑफ इंटरिम पी&एल। ठीक है,
जो भी आप P&L बनाओगे उसी P&L के ऊपर आप फेस पे लिखोगे, ठीक है, नॉर्मल जो अपन कहते हैं वो। इस चीज को ये कापलान ने लिखा था, ठीक है ना। कापलान की जो चीज है, ये जो कंपेरेटिव्स वाली बात है, समरी मैं आपको देता हूँ, ये बीपीपी से निकाली मैंने समरी। बीपीपी में थोड़ा सा अच्छा दे रखा है। जैसे बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट हमने कितनी बनवाई थी बताओ, 2। एट द एंड ऑफ करंट पीरियड, करंट इंटरम पीरियड की एक तो बैलेंस शीट, ठीक है, और एट द एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। P&L देखो, करंट इंटरम पीरियड और क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट, ये 3 महीने हो गए, ये 6 मंथ्स हो गए करंट ईयर वाले। फिर उसका कंपेरेबल देखो यहां से यहां तक, कंपेरेबल इंटरम पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड कंपेरेबल ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब वही 6 महीने, पीरियड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर शो की और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, देखो ये दोनों सेम सेम है। क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट, मतलब ये करंट 6 मंथ्स, और कंपेरेबल ईयर टू डेट पीरियड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये भी 6 मंथ्स, ठीक है। ये सेकंड क्वार्टर है ना, इसलिए मैं बार बार 6 मंथ कह रहा हूँ। अगर थर्ड क्वार्टर होता 9 मंथ हो जाते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत थी। अगर मैं थर्ड क्वार्टर का इंटरम रिपोर्टिंग बना रहा होता यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो मैं 9 मंथ तक का कैश फ्लो बनाता, 9 मंथ तक का सोकी लेता, फिर मैं पिछले साल भी 9 मंथ तक का कैश फ्लो बनाता, पिछले साल भी 9 मंथ तक का सोकी लेता। तो मेरे को लगता है कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई खास बात नहीं कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड है ना, एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्वेश्चंस भी देखोगे आपको नहीं मिलेंगे, इसके एग्जाम किट में भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। स्टडी टेक्स्ट में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं था, ना तो बीपीपी में क्वेश्चन है ना कापलान में क्वेश्चन है, दोनों में मैंने देख लिया कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसका आया हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, इस पे आएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या सेम होनी चाहिए क्या, तो आप बोलोगे हाँ सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब जो आप अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी रखते हो, वही सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आपको इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रखनी है। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करना है। ये स्टैंडर्ड पता है किसके ऊपर है, मेनली प्रेजेंटेशन के ऊपर है। इसमें कोई इसने मेजरमेंट कैलकुलेशंस ये नहीं करवाया है, ये बोल रहा है कि प्रेजेंट कैसे करें। और इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ पा रहे हो, तो स्टैंडर्ड बोल रहा है आप छोटे से छोटा कैसे प्रेजेंट कर सकते हो अकाउंट्स को। क्यों छोटा से छोटा क्यों चाहता है ये स्टैंडर्ड प्रेजेंट करना, क्योंकि आप हर 3 महीने में अकाउंट्स बनाते हो, तो पूरा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन दे रहा है कि भैया डिटेल में आना है कि कंडेंस में आना है। आपने बोला सर मुझे तो डिटेल में जाना है, तो ये स्टैंडर्ड छोड़ दो, आपके मतलब का नहीं है। IAS 1 फॉलो करो, नॉर्मली जो अकाउंट्स बनाते हो बनाओ, सब कुछ डिटेल में बनाओ, हमारे पास मत आओ। इंटरम के अंदर भी आप एनुअल वाली पॉलिसी अपनाओ, बिल्कुल सेम टू सेम करो, ठीक है। नहीं सर मुझे को तो कंडेंस पे जाना है, कंडेंस पे जाना है 34 पे आओ, 34 में ये सब चीज़ें कंडेंस में बनेगी, कंडेंस्ड कंडेंस, ठीक है। एक्स आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये लिख सकते हो लाइन कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी है जो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालते हैं वैसी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बस हमें क्यों पढ़ना है, ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए पढ़ना है हमें। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा कि एग्जाम में हमसे कुछ छूटा नहीं है। बाकी इस स्टैंडर्ड में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप ये मत सोचना कि मैंने इसको 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर करा दिया, कुछ होगा तो मैं कराऊँ ना इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।